हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम हरियाणा ग्राम सचिव के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे वो होगा भारत में स्थानीय सरकार एवं प्रशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में। ग्राम पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका, ये क्या होती है, इन सभी के बारे में है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन भी करेंगे। पहला थोड़ा सा जो है इन्हें डिटेल में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। ओके, और इन सभी नोट्स की पीडीएफ के लिए लिंक आपको नीचे दिया गया है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है और वहाँ से आप जो है पीडीएफ खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप अपने हरियाणा ग्राम सचिव के लिए टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं कि कितना जो है आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, उसके लिए भी आप जो है मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। मॉक टेस्ट खरीदने के लिए अगर आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज़ करेंगे तो इस पर आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। और ये मॉक टेस्ट आपको परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं स्थानीय शासन का अर्थ एवं महत्व। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्थानीय शासन का अर्थ एवं महत्व, यानी कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको वो अंडरलाइन करवा दूंगी। और आपको जो पीडीएफ मिलेगी इसकी मतलब जिस भी बच्चे ने पैक खरीदा हुआ है उसको जो है ये अंडरलाइन चीज़ें ही पढ़नी है, अगर जब वो दोबारा इसको रिपीट करेगा तो। ठीक है, फिर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य में सभी प्रकार के शासन व्यवस्था, देखिए हमें सबको पता है लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको सबसे अच्छा माना गया है। क्यों अच्छा माना गया है? क्योंकि इस शासन व्यवस्था में जो प्रत्येक नागरिक जो है वो अपनी भागीदारी निभाता है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बनता है, सीले के अनुसार लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक भाग लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? अगर आपने पंचायत ऑफिसर का प्रीवियस पेपर देखा हो तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे उसमें। ठीक है, 1-2 शिफ्ट में तो पेपर हुए ही थे, तो उसमें हर एक शिफ्ट में जो था इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो इस कारण ये इंपॉर्टेंट बनता है शासन, स्थानीय स्वशासन से। चलिए, लोकतंत्र तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक इसे विकेंद्रित न किया जाए। ठीक है, विकेंद्रित का अर्थ क्या है कि जब तक स्थानीय स्तर के लोगों को अपनी समस्या को सुधारने का अधिकार न दिया जाए, मतलब जो शक्ति है उसको उसका अगर विकेंद्रीकरण ना किया जाए तो उस लोकतंत्र को सफल नहीं मान सकते। तो इसमें विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है कि जब तक हम जो स्थानीय स्तर के लोगों को है उसकी समस्या को सुधारने का अधिकार नहीं देंगे तब तक लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सफल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सच्चा लोकतंत्र वही है जहां पर स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए योजना और नीतियों का निर्माण उन्हीं स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाए, क्योंकि मूल समस्याओं से वे ही जूझते रहे हैं और उन समस्याओं को भी वही जानते हैं। ठीक है, जो ऊपर बैठे हैं नेता और अधिकारी वो उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। ब्रिटेन में इन्हें स्थानीय सरकार, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरीके का एक पूछा भी गया था कि फ्रांस में क्या कहा जाता है इन्हें, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। देखिए, ब्रिटेन में इसे किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय सरकार के नाम से। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी शासन को नगर पालिका शासन कहा जाता है। फ्रांस में स्थानीय प्रशासन और भारत में स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो ये चारों याद रखिए, ब्रिटेन में स्थानीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका में नगर पालिका शासन, फ्रांस में स्थानीय प्रशासन और भारत में स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय शासन की जो इकाइयां हैं ये केवल लोकतंत्र की आधारशिला है, अपितु रीढ़ की हड्डी भी हैं। अब अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है और होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। स्थानीय शासन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय शासन से अभिप्राय उस शासन से होता है जहां स्थानीय मामलों का प्रबंध जो है, जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं वो अपने प्रतिनिधित्व द्वारा करते हैं। ठीक है, और इस सब का कार्य भी ग्राम पंचायत, मतलब स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समितियां, जिला परिषद, नगर पालिका, परिषद, निगम, इन द्वारा होता है। ये सारी चीज़ें स्थानीय शासन के अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी स्थानीय शासन की। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटेन के एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार स्थानीय शासन का अर्थ पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उसको क्रियान्वित करने की सत्ता से है। GDH कॉल ने कहा कि स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। एल गोल्डिंग के अनुसार स्थानीय शासन एवं बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करना है। गिल क्राइस्ट ने कहा कि स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं जिन्हें सीमित क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। GM हैरिस के अनुसार
स्थानीय स्वशासन स्थानीय संस्थाओं द्वारा शासन है जो कि स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हो परंतु राष्ट्रीय शासन के अधीन हो। H.J. सिविक ने कहा है भारत स्थानीय शासन में कुछ अधीनस्थ संस्थाएं होती हैं जिनको निश्चित क्षेत्र में कानून और नियम बनाने का अधिकार होता है। J.J. क्लार्क के अनुसार स्थानीय शासन किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य की सरकार का वह भाग है जो कि मुख्यतः ऐसे मामलों से संबंध रखता है जो किसी जनपद अथवा स्थान के निवासियों से संबंधित होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिसके मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट जो दी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनको बस पढ़ लीजिएगा। चलिए, स्थानीय जो शासन है ये सत्ता के किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए। अब आते हैं भारत में स्थानीय शासन का विकास इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में स्थानीय शासन का इतिहास प्राचीन रहा है। तीन उसमें जो है इसको डिवाइड किया गया 3 कालों में। सबसे पहले प्राचीन काल में जो स्थानीय शासन था, दूसरा ब्रिटिश काल में, और स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय शासन, ठीक है। तो ये याद रखिए तीनों पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काल में स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम यानी कि वैदिक काल रहा या कौटिल्य ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें। तो हर एक काल में जो है स्थानीय शासन का उल्लेख मिलता है। वर्तमान पंचायतें जो हैं प्राचीन काल के छोटे छोटे गणराज्यों के रूप में विकसित हुई। वैदिक कालीन इतिहास के अध्ययन से हमें पंचायतों का अस्तित्व प्राप्त होता। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कहाँ से हमें पंचायतों का अस्तित्व प्राप्त होता है? तो वैदिक काल से, ठीक है। इस समय में सभा तथा समितियों का उल्लेख भी मिलता है। वैदिक काल में किसका उल्लेख मिलता है? सभा और समितियों का उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये सभा समिति जो थी बिना निष्पक्ष जो थी वो कार्य करती थी। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पंचायत ऑफिसर में पूछा गया था कि कौटिल्य ने गांव मतलब एक अच्छे गांव के लिए कितने परिवारों को वो माना है, मतलब अच्छे गांव की रचना का सुझाव उसका क्या था? तो 100 से 500 परिवार। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो पूछा, ये याद रखिए। अब ये पूछा जा सकता है कि ये किस उसमें कहा है? तो कौटिल्य ने ये अर्थशास्त्र में कहा है, ठीक है, जिसमें कम से कम 100 परिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार रहते हैं। ओके, अब रीज़न क्या था? क्योंकि इससे गांव के संगठन की व्यवस्था इस प्रकार से हो जाती कि प्रत्येक 800 गांव के बीच में एक स्थानीय और 400 गांव के बीच में एक द्रोणमुख, कारवटिक 200 गांव के केंद्र में कारवटिक 200 गांव के बीच में और संग्रहण 10 गांव के समूह में हो। तो इसीलिए 100 से 500 परिवार को जो था वो बेटर माना था, ठीक है। मतलब कि एक गांव में जो है कम से कम 100 परिवार और ज़्यादा से ज़्यादा 500 परिवार रहते हों। कौटिल्य ने नगर के लिए पुर शब्द का प्रयोग किया था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? पुर शब्द का। तथा पुर के प्रधान अधीक्षक को क्या कहा गया? नागरिक, ठीक है। कौटिल्य ने नगर को कई भागों में विभक्त कर नगर के प्रत्येक 1/4 भाग को स्थानिक नाम के अधिकारी के अधीन रखा। ये अब अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थानिक नाम के अधिकारी के अधीन रखा। तथा प्रत्येक 10, 20, 40 परिवारों पर किसकी नियुक्ति की गई? गोप की नियुक्ति की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। चलिए अब बात आती है गुप्तकालीन व्यवस्था में भी ग्राम पंचायत का अत्यधिक महत्व था। उस समय यद्यपि राजवंशी प्रणाली थी लेकिन शासन का विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों पर किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। गांव की सुरक्षा, शांति और मर्यादा के लिए कौन उत्तरदायी होता था? ग्रामीण ही उत्तरदायी होता था। इसके साथ ही पंचमंडल या पंचायतें सहायता के लिए स्थापित की जाती थी जिससे गांव के वृद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित होते थे। तो गुप्त काल में ग्रामीण ही उत्तरदायी होता था। चलिए मुगल काल की बात आ रही है। अब मुगल काल में क्या था कि स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव की मुखिया एवं मुकद्दम होता था गांव सबसे छोटी इकाई, जो सरकारी कर्मचारी न होकर उसी गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, ठीक है। इस काल में नगर का जो प्रशासन था ये किसके सुपुर्द था? एक और उसका प्रधान कार्य गांव में शांति बनाए रखना था और कर वसूल करना था। ओके, मुखिया और मुकद्दम का काम क्या था? गांव में शांति बनाकर रखना और कर को वसूलना था। और पटवारी जो था वो क्या करता था? गांव का हिसाब किताब रखता था। इस काल में जो नगर का प्रशासन था वो कोतवाल के सुपुर्द था मुगल काल में। और मुगल कालीन तथ्यों से यह भी सामने आता है कि इस काल में पंचायती संस्थाओं की उपयोगिता में कमी आई क्योंकि मुगल सम्राटों ने इस व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। फिर बात आती है ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय स्वशासन। डॉक्टर S.R. महेश्वरी के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय शासन का जो आरंभ है ये 1687 से माना जाता है।
जबकि मद्रास नगर के लिए स्थानीय शासन के निकाय अर्थात एक नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास में 1687 में। 1687 से उसका इतिहास रंग बिरंगा तथा विजातीय आत्मा से इस हर युग का अपना निश्चित उद्देश्य प्रयोजन रहा। वैसे 1688 माना जाता है मद्रास नगर निगम की स्थापना, ठीक है। तो स्थानीय शासन का आरंभ जो है ब्रिटिश शासनकाल में 1687 से माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है 1687 से 1881। इसमें क्या कहा गया देखिए, इस काल में स्थानीय शासन को केंद्र तथा प्रांतों के वित्तीय बोझ को हल्का करने का साधन माना जाता था और इसी रूप में उसका प्रयोग भी किया जाता था। इस प्रकार वह साम्राज्य वस्तु आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। 1882 से 1919 के काल में स्थानीय शासन को स्वशासन के रूप में देखा जाने लगा। 1920 से 1937 के काल में स्थानीय शासन प्रांतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चला गया और फिर उस पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और 38 से 47 इस काल में स्थानीय शासन जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण की अवस्था में था, ठीक है। चलिए देखिए 1687 से 88 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1687 में मद्रास नगर निगम की जो थी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसे अनेक लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी बनाया गया और करों के संग्रह के अलावा इसे दीवानी और फौजदार मामलों का अभिलेख न्यायालय भी बनाया गया मद्रास नगर निगम को, ठीक है। फिर आगे देखिए 1726 में बंबई और कलकत्ता में नगर पालिका निकायों की स्थापना की गई 1726 में। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य क्या था, नगरों की सफाई और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण कर रहा था, ठीक है। फिर है 1793 के अधिकार पत्र अधिनियम द्वारा उन प्रेसिडेंसी नगरों में नगर प्रशासन की स्थापना का उत्तरदायित्व किसको सौंप दिया गया। देखिए ये पूछा जा सकता है, तो ये गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था 1793 में, ठीक है। 1863 में कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में नगर निगम 1863 में सबसे लास्ट में आया था। सबसे पहले मद्रास में आया था 1687 में, कई जगह आपको 1688 भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिए, वो ऑप्शन में इनमें से कोई एक ही मिलेगा। उसके बीच में 1726 में बंबई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो 4 नगर निगम जो थे मद्रास, बंबई, कलकत्ता और नगर पालिका निकाय थे, सॉरी 1726 में नगर पालिका निकाय। 1863 में कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए 1870 जो है ये स्थानीय शासन के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए अगेन इंपॉर्टेंट है, 1870 में किसका प्रस्ताव पारित हुआ था, लॉर्ड मेयो का, जिसमें क्या कहा गया था, देखिए जिसमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण तथा शक्तियों को प्रशासन से संबंध करने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस हेतु नगर प्रशासन को सर्वाधिक उपयुक्त मानकर म्यूनिसिपल संस्थाओं को सशक्त बनने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें म्यूनिसिपल संस्थाओं को सशक्त बनाने का सुझाव दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, देखिए भारत में स्थानीय प्रशासन ब्रिटिश स्वार्थों की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया, न कि भारत में स्वशासी संस्थाओं के विकास हेतु। स्थानीय शासन की संस्थाओं में अंग्रेजों का आधिपत्य था, अतः भारतीयों को इनके कार्यकलापों में भाग लेने के समुचित अवसर नहीं मिले। भारत में स्थानीय शासन को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य साम्राज्य वित्त के बोझ को हल्का करना था और इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता के आधार के रूप में निर्वाचन प्रणाली को केवल मध्य प्रदेश में लागू किया गया और 1881 तक 5 में से 4 नगर पालिकाएं पूर्णतः नामित संस्थाएं थी, ठीक है। तो इसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी कि मतलब जो ये काल रहा स्थानीय स्वशासन का, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या कमी थी, वो सारी बताई गई है। चलिए फिर आता है सेकंड, दूसरा जो पीरियड रहा 1882 से लेकर 1919 तक। तो 1880 में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बने। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था, 1882 का स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव। अब ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कब रखा, तो 1882 में रखा। रिपन क्या करना चाहते थे, देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहते थे। उनके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा जो है आरंभ होती है, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य था देश के प्रशासन को उत्तम बनाना ही नहीं अपितु राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा को साधन बनाना भी था, ठीक। देखिए इन्होंने ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना जो थी इसके काल में की गई थी। प्रत्येक जिला में जिला उपविभाग, तालुका और तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई, ठीक है। चलिए आगे है
इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो थी अधिक रखी गई और सरकार का हस्तक्षेप करने के लिए क्या किया गया कि सरकारी ने आज्ञा दे, न कि अपितु इनका मार्गदर्शन ही करे। ठीक है, बोर्ड के अध्यक्ष इन्हीं के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। 1883-85 के बीच अनेक प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित हुआ। देखिए 83 से 85 के बीच जो भी उद्देश्य रखे गए उनके लिए जो था 1883-85 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए लॉर्ड रिपन का विचार क्या था कि स्थानीय शासन की संस्थाएं ही हैं जो भारत को स्वराज्य की ओर ले जा सकती, क्योंकि इस स्तर पर लोगों की शासन की आरंभिक जानकारी मिलती है। 18 मई 1882 को यह प्रस्ताव जो था प्रस्तुत किया गया था, जिसका स्थानीय स्वशासन के इतिहास में बहुत ही महत्व, मतलब बहुत महत्व है इसका। ठीक है, कुछ सिफारिशें देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की स्थापना की जाए। स्थानीय निकायों में कम से कम 2/3 गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव और जहां तक संभव हो सके स्थानीय निकायों के सभापति निर्वाचित तथा गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए। सरकारी नियंत्रण बाहरी होना चाहिए। स्थानीय शासक की संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना हो। ओके, चलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो पूछा जाता है बार बार। तो लॉर्ड रिपन को भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक जो है माना जाता है। ओके, इनके प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, लॉर्ड हैले के अनुसार इस प्रस्ताव ने भारत में उत्तरदायी सरकार की नींव जो थी रखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रथम बार चुनाव प्रणाली आरंभ की गई और भारतीयों को स्वशासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखिए, स्थानीय शासन के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण कदम 1906 में गठित राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट थी, यानी कि रॉयल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट। अब यह पूछा जा सकता है कि रॉयल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो 1906 में, नहीं 1906 में गठित किया गया था। ठीक है, 1906 में गठित किया गया था राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1909 में। इस आयोग ने कुछ सुझाव दिए, क्या क्या देखिए, प्रत्येक गांव में एक पंचायत गठित की जाए और गांव को स्थानीय शासक की प्रारंभिक इकाई माना जाए। स्थानीय निकायों में चुने हुए सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। नगर पालिका अपना अध्यक्ष स्वयं चुने, किंतु जिला कलेक्टर को जिला स्थानीय मंडल का अध्यक्ष बनाए रखा जाना चाहिए। नगर पालिकाओं को कर निर्धारित करने और अपना बजट बनाने की शक्ति दी जानी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में पूर्णकालिक अधिकारी मनोनीत किए जाने चाहिए। सरकार का नियंत्रण बाहरी हो, जो कि सलाह देने, सुझाव देने और लेखा परीक्षक तक की सीमित हो। तो कुछ सुझाव जो थे उसमें दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1918 तक जो था स्थानीय निकायों को कोई सफलता नहीं मिली थी। 1918 में 39A एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को स्थानीय स्वशासन संबंधों के मामले में प्रशिक्षण दे रहा, उन्हें राजनीतिक शिक्षा को प्रदान करना था, जिसमें कुछ बातें शामिल थी कि गांवों में पंचायतों को दोबारा से गठित किया जाए, स्थानीय निकायों में चुने गए सदस्यों का बहुमत हो, स्थानीय शासन का मताधिकार विस्तृत किया जाए, स्थानीय निकाय का सदस्य मनोनीत नहीं कैसा होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए, और स्थानीय निकाय को बजट निर्माण, कर लगाने और कार्यों को स्वीकृति में स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो 1918 में ये प्रस्ताव रखा गया था। चलिए आगे है 1920 से 1937। 1920 में 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू होने पर स्थानीय शासन हस्तांतरित विषय बन गया, जिसका नियंत्रण लोकप्रिय शक्ति के अधीन हो गया। केंद्रीय सरकार ने इस विषय में प्रांतीय सरकारों को निर्देश देने बंद कर दिए और प्रत्येक प्रांत को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार स्वायत्त संस्थाओं का विकास करने की अनुमति मिल गई। यानी कि जो केंद्र में सरकार थी उसने जो प्रांतीय सरकार थी उनको जो भी निर्देश वो देती थी, ऑर्डर जो भी पास करती थी, वो देना जो था बंद कर दिया था। ठीक है, अब प्रांतों में जो सरकारें थी उनका काम अलग हो गया था और केंद्र की का अलग हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्थानीय कर और प्रांतीय कर, यानी कि जो स्थानीय कर थे और प्रांतीय करों, इनकी सूची को अलग कर दिया गया। परंतु वित्त चूंकि अभी भी आरक्षित विषय था, अतः भारतीय मंत्री इस विषय में कुछ नहीं कर सके। स्वशासन की क्रियान्वित का मूल्यांकन 1930 में साइमन आयोग ने किया और इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और मद्रास के अतिरिक्त तथा ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में इन संस्थाओं को कोई उन्नति देखने को नहीं मिली है।
स्वायत्त संस्थाओं की जो दशा थी ये 1919 के सुधारों के बाद बिगड़ गई। अतः आयोग ने सुझाव दिया कि इन स्वायत्त संस्थाओं पर किसका नियंत्रण बढ़ा देना चाहिए, फिर से सरकार का नियंत्रण जो था बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो मतलब कोई उन्नति जो थी देखने को नहीं मिली थी इस कारण से। ठीक, फिर आता है 1938 से 47। 1935 के अधिनियम को 1937 से प्रांतीय भाग में लागू किए जाने से प्रांतों में स्थानीय स्वायत्त संस्थानों को और अधिक गति मिली। लोकप्रिय सरकारें वित्त का नियंत्रण करती थी और इसलिए इन संस्थाओं को अधिक धन उपलब्ध करा सकती थी। प्रांतीय स्थानीय करों के बीच जो पृथकीकरण था वो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया था फिर से। लगभग सभी प्रांतों में स्थानीय संस्थाओं को अधिक कार्यभार दे दिया गया, परंतु उनकी कर लगाने की शक्तियां जो थी लगभग वही रही, अभी तो कुछ कम कर दी गई। चुंगी बढ़ाने, व्यापार व्यवसाय और संपत्ति पर कर लगाने की शक्तियां भी जो थी कम कर दी गई। ओके, तो मेन बस एक काल याद रखिए, एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से देखिए कि क्या क्या हुआ था, दैट्स इट, ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाएगा। फिर बात आती है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। तो देखिए स्थानीय स्वशासन का उल्लेख जो है रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इन सभी में मिलता है। मध्यकालीन भारत में भी स्थानीय शासन प्रचलित था। ओके, लेकिन जो स्थानीय स्वशासन का आधुनिक स्वरूप का विकास जो था ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दौरान ज़्यादा हुआ। और ठीक है, और इस काल में जो ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय शासन को स्थापित करने का जो लक्ष्य था वो वित्त के बोझ को हल्का करना था, न कि भारत में स्थानीय संस्थाओं का विकास करना। ठीक, चलिए आगे देखिए। स्वतंत्र भारत का संविधान जो था ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसमें स्थानीय स्वायत्त शासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, संविधान के चौथे अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम पंचायतों का गठन अधिक अच्छे ढंग से करे और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में अधिक अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए समर्थ बनाने की भावना से उन्हें आवश्यक शक्तियां जो है प्रदान करें। ठीक है, तो पूछा जाता है किस भाग में रखा गया है, किस में रखा गया है इन्हें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, भाग 4 में, और अनुच्छेद 40 में ये निर्देश दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए। स्वतंत्र भारत में एक दशक तक नगरीय शासन के क्षेत्र में महानगरों में नगर निगम, छोटे नगरों में नगर परिषद और नगर पालिकाएं जिस तरीके से मतलब ब्रिटिश विरासत में काम करी थी, सेम उसी तरीके से वो चलता रहा कुछ टाइम तक। मतलब स्वतंत्रता के बाद भी जो था कुछ टाइम तक ऐसे ही चीजें चलती रही। ठीक, औद्योगिकीकरण के कारण नगरों में आवास, सफाई, बहुत सारी समस्याएं जो थी उत्पन्न हुई और 1961 से नगरीय स्वायत्त संस्थाओं को भी महत्व दिया गया तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरीय भूमि के मूल्य नियंत्रण, मास्टर प्लान, गृह निर्माण हेतु मानदंड और इन चीज़ों को उत्तरदायी जो था बनाया गया। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आरंभ किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि शुरू क्यों किया गया था? तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1957 में केंद्रीय मंत्रि परिषद ने संपूर्ण सामुदायिक विकास योजना के परीक्षण हेतु, यानी कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था उसके परीक्षण हेतु उसको जांचने परखने के लिए एक कमेटी बनाई थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये इसकी एक कमेटी बनाई थी 1957 में, सिर्फ इसको चेक करने के लिए, सामुदायिक विकास जो योजना जो आई थी उसके परीक्षण के लिए। ठीक है, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। उस वक्त के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बलवंत राय मेहता, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। चलिए, क्या थी बलवंत राय मेहता समिति? देखिए, इस समिति ने स्पष्ट मत व्यक्त किया कि प्रतिनिधित्व करने वाली लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के बिना स्थानीय लोगों की रुचि एवं स्वयं द्वारा उद्यम को प्रेरित नहीं किया जा सकता है। सामुदायिक विकास योजना जनसाधारण में स्वयं कार्य करने की भावना जगाने की दृष्टि से पूर्णतः असफल रही है। इस प्रकार की भावना के अभाव में सामाजिक और आर्थिक सुधार की परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर नहीं रह सकेगी। ठीक है, आयोग ने इस अनुशंसा को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। देखिए, जो समिति थी उसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभ करने का सुझाव दिया और इसी अनुशंसा को उन्हें नाम दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ओके, सबसे पहले और देखिए, मेहता समिति ने जो सुझाव पेश किए थे उसको भारत सरकार ने क्या कर लिया, मान लिया, और 2 अक्टूबर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में दीप प्रज्वलित कर उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन
कर दिया। इसके पश्चात जो थी 1960 से 64 तक की अवधि में बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, बहुत सारे राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया गया। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के अनुरूप ही त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था देखिए किस तरीके से थी। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो आधार स्तर माना जाता है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, सबसे मतलब जो नीचे उसकी मानी जाती है ग्राम पंचायत और सबसे ऊपर स्तर की जो होती है वो जिला परिषद होती है, शिखर स्तर। चलिए आगे देखिए। पंचायती राज की इस अव्यवस्था की क्रियान्विति के बाद इस व्यवस्था में कुछ कमियां उभरने लगी, जिसके बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1977 में पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सूक्ष्म और कुशल बनाने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक और समिति को नियुक्त कर दिया। तो सबसे पहले जो पंचायती राज के लिए समिति बनकर आई वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता की, जो कि 1957 में बनी। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई 1977 में, और 78 में अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, और वो द्विस्तरीय क्या थी ये याद रखिए, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ये दो चीज जो थी अशोक मेहता समिति की उसमें थी। अशोक मेहता ने की जो रिपोर्ट पेश थी उसमें दो स्तर थे, जिला परिषद और मंडल पंचायत। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के अलावा और किसी राज्य ने इन सुझावों को स्वीकृत नहीं किया। तो देखिए ये पूछा जा सकता है अब कि अशोक मेहता समिति को किन राज्यों ने मान लिया था? तो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने, बाकी ने नहीं माना था। ठीक है, इन सुझावों को इन दो राज्यों ने मान लिया था। इसके बाद देखिए अन्य समितियां भी बनी। देखिए ये तो दो मेन थी। ये सबसे पहले बलवंत राय मेहता और दूसरी अशोक मेहता समिति। एक ने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया तो दूसरी ने द्विस्तरीय का। उसके बाद भी बहुत सारी पंचायतें बनी। देखिए अन्य समितियां बनी, जैसे गरीब निवारण कार्यक्रमों तथा जिला ग्रामीण अभिकरण तथा अन्य संगठन जिनका उद्देश्य निम्न स्तर तक विकास करने के लिए था। ठीक है, 1983 में हनुमंत राय समिति की नियुक्ति की गई, जिसने अशोक मेहता समिति के सुझावों का समर्थन किया। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति थी जिसने अशोक मेहता समिति के सुझावों का समर्थन किया था? तो हनुमंत राय समिति थी, 1983 में बनी थी। 1985 में एक और स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड एक और समिति आई, GBK राव समिति, जिसने जिला परिषद को अधिक सशक्त बनाने का सुझाव दिया। और 1986 में नियुक्त LM सिंघवी समिति ने सुझाव किया कि 2-3 गांवों को एक पंचायत में सम्मिलित कर पंचायतों को वित्तीय सुदृढ़ता जो है प्रदान की जाए। तो देख लीजिए आप कौन कौन सी कमेटी जो थी बनकर आई। दो तो मेन हो ही गई हैं, फिर GBK राव भी है, उसके अलावा LM सिंघवी समिति भी है, और राव समिति तो हो गई है। ठीक है, अशोक मेहता हो गई है। तो ये मेन थी। ओके, हनुमंत राय समिति और थी, ये याद रखिए। चलिए ये मेन हमने पढ़ लिया है। आगे पढ़ते हैं। भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के दो प्रकार होते हैं। स्थानीय शासन भी अब दो प्रकार के, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है ग्रामीण क्षेत्र के लिए और दूसरा है शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं और शहरी में इसे शहरी स्थानीय शासन के नाम से जाना जाता है। शहरी स्थानीय शासन भी 3 तरीके का होता है, एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने ग्रामीण और शहरी शासन की संस्थाओं के संगठन और कार्यप्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र पर होती है उसको पढ़ रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, पंचायत भारत के इतिहास में न्याय की गद्दी रहा है। स्थानीय झगड़े, विवाद और समस्याएं पंचायत के समक्ष रखे जाते थे और पंचायत इन पर जो निर्णय देती वो सबको मानना पड़ता था। हमारे राष्ट्रीय नेता विशेषकर महात्मा गांधी की जो थी गहरी आस्था थी इस व्यवस्था में। ठीक है, और संविधान निर्माताओं ने भी इस व्यवस्था के महत्व को समझते हुए राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में इस संबंध में विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की। संविधान कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासी शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक, चलिए इस दिशा में वर्तमान समय में पंचायत व्यवस्था की शुरुआत पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, उस वक्त ही चलाया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में आया था ये।
ठीक है। इन संस्थाओं को भी और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, मतलब जो ये बनाया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका ये परीक्षण करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की और एक त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था हो। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस तरह के पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो दिया था, ठीक है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्तमान ढांचा है 73वें संविधान संशोधन 1992 से निर्धारित हुआ। भारत के ज्यादातर राज्यों में पंचायती राज्य व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठित किया गया है। लेकिन कुछ छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर पंचायती राज के 2 ही स्तर लिए जाते हैं। याद रखना ये, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किन राज्यों के लिए जो पंचायती राज है वो 2 ही स्तर हैं, तो 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है वहां पर 3 स्तर देखिए, जिला परिषद जिला स्तर पर होती है, पंचायत समिति ब्लॉक और प्रखंड स्तर पर होती है, और ग्राम पंचायत होती है ग्राम स्तर पर। ये पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा है, ठीक। फिर बात आती है 73वां संविधान संशोधन 1992। तो 1992 में एक संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन था ये, ठीक है। इसने देखिए, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। हर 5 वर्ष में चुनाव होता है हर एक के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण भी दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 50% रखी गई है ये, जैसे हरियाणा में भी कर दिया गया है, 50% है महिलाओं के लिए, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव देता है। तो ये कुछ जो थे इस अधिनियम में, जो 73वां अधिनियम आया, उसमें कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि क्या क्या उसमें कहा गया था। ओके। जिले के विकास हेतु योजना बनाने के लिए जिला नियोजन समिति की स्थापना की गई। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों से संबंधित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाया गया और उसका कार्यान्वयन किया गया। ग्राम सभा की स्थापना और गांव के स्तर पर इसका निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सशक्तिकरण किया गया। और अनुसूचित जाति और महिला आरक्षित सीटों का रोटेशन अर्थात अदला बदली भी जो थी इसमें शामिल थी, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को इतनी शक्ति और अधिकार दिए गए कि वे ग्राम स्तर पर स्वशासित संस्था के रूप में कार्य कर सके। तो ये शक्तियां जो थी 73वें संविधान संशोधन में उन्हें दी गई थी। चलिए देखिए, 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप लगभग सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना अधिनियम पारित कर लिया। लगभग सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तराखंड के अलावा स्थानीय संस्थाओं के चुनाव जो थे करा लिए। परिणाम स्वरूप देश में 23,000 2,32,268 पंचायतें, 6,022 पंचायत समिति और 535 जिला परिषदों का जो है गठन किया जा चुका है। ओके। और विश्व में यह अपने तरीके का सबसे जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत का संगठन, कार्य और आय के स्रोत क्या हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है गठन किया गया, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें देखें। देखिए, गांव की पंचायत या ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की क्या है, आधारभूत संस्था है। यानी कि आधार जो है पंचायती राज व्यवस्था का वो क्या है, ग्राम पंचायत है। गांव के स्तर पर ही एक ग्राम सभा और दूसरी ग्राम पंचायत होती है। गांव के स्तर पर ही होती है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों ही, जिसका एक अध्यक्ष होता है जिसे ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच, इन सभी नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा, जैसे देखिए बिहार में अगर हम बात करें तो जो गांव का प्रधान होता है, गांव में जो भी सरपंच, जिसे हम हमारे यहाँ पे सरपंच बोलते हैं, वहाँ पर उसको मुखिया बोला जाता है। तो अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है, चीज़ वही है, प्रधान, मुखिया, सरपंच आदि। ओके। इसके अलावा ग्राम पंचायत में उपाध्यक्ष और कुछ पंच भी होते हैं। क्या होता है, ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष होता है और कुछ पंच होते हैं। वास्तव में ग्राम पंचायतों का संगठन और कार्य प्रणाली अलग अलग राज्यों द्वारा पारित कानूनों से तय होता है। यही कारण है कि आपको अनेक संगठन और कार्यों में विविधता नजर आती है,
ठीक है। लेकिन ज़्यादातर पंचायती राज संस्थाओं का संगठन और कार्य कुछ इस तरीके से हैं जो हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले है ग्राम सभा का गठन। तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन गांव के सभी प्रौढ़ यानी कि जो 18 और उससे अधिक आयु के हैं स्त्री पुरुषों से मिलकर होता है, जिनका नाम वहाँ की मतदाता सूची में हो। ऐसा नहीं है कि 18 और उससे अधिक है लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो वो भी जाएंगे, नहीं, जिसका नाम मतदाता सूची में है सिर्फ उन्हीं से। ग्राम सभा को अब कानूनी दर्जा प्राप्त है। ग्राम स्तर पर यह क्या है, एक विधायी संस्था के रूप में कार्य करती है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होती है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा की एक साल में कितनी बैठकें होती है, तो कम से कम 2 बैठकें होती हैं। ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम से कम 2 तो होंगी ही होंगी, ठीक है। जो पहली बैठक होती है उसमें ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है, और दूसरी बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है। ग्राम सभा का प्रमुख काम क्या होता है, देखिए, ग्राम पंचायत के वार्षिक खातों की जांच करना, लेखा परीक्षण और प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत के कर प्रस्तावों पर बहस, सामुदायिक सेवा, पंचायत के लिए स्वैच्छिक श्रम और योजनाओं जैसे विषयों पर विचार करना ग्राम सभा का काम होता है। ओके, चलिए देखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा और अन्य सदस्यों का चुनाव जो होता है ये कौन करते हैं, ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। प्रत्येक राज्य को सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके यहाँ सभी ग्राम सभाएं कार्यरत हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ग्राम पंचायत जो होती है ग्राम सभा की कार्यकारी अंग होती है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा की कार्यकारी अंग कौन सा है, तो ग्राम पंचायत है, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है ग्राम पंचायत। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि ग्राम सभा के सभी सदस्य, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, मतदाता होते हैं, जो गुप्त मतदान के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ज्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत के 5 से 9 सदस्य होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया गया है, ठीक है, हरियाणा में भी किया गया अभी। इसके अलावा देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी सीटें जो है यहाँ पर आरक्षित होती हैं। ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो पूछा जा सकता है ना कि सरपंच का चुनाव किस तरीके से होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच प्रधान के कुछ पद अब महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी आरक्षित है। ये पद जो है अब सरपंच का महिलाओं के लिए भी आरक्षित और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी, ठीक है। देखिए, सरपंच हो या प्रधान जिसे कहते हैं हम, पंचायत की मीटिंग बुलाता, और इस मीटिंग की अध्यक्षता भी कौन करता है, सरपंच करता है। उसे पंचायत की एक मीटिंग प्रति महीने बुलानी पड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महीने में कितनी मीटिंग जो है होती हैं, तो एक मीटिंग होती है जो बुलानी पड़ती है हर महीने में, ठीक। पंच उससे विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध भी कर सकते हैं, मतलब एक स्पेशल भी, मान लीजिए अगर एक मीटिंग हो गई है तो वापस एक और बैठक बुलाने का वो अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है। और उसे ऐसी विशेष बैठकें अनुरोध करने के 3 दिन के भीतर ही बुलानी होती है। सरपंच या प्रधान ये पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखता है। पंचायत सरपंच को कोई विशेष कार्य सौंप सकती है। पंचायत के सदस्य एक उप प्रधान या उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। प्रधान तो हो गया, उप प्रधान का भी। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल ये तो देखिए सबको पता होता है कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद आते हैं ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हैं, तो देखते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत के सभी प्रमुख कार्य जो होते हैं गांव के विकास और कल्याण से, यानी कि गांव का विकास करना जो है मेन काम होता है ग्राम पंचायत का, कि लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को अच्छा पानी मिले, सड़कें अच्छी हों, गलियां अच्छी हों, नालियों की सही व्यवस्था हो, सड़कों पर लाइट लगी हो, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसको देखनी होती हैं, ठीक है। ये इसका काम होता है ग्राम पंचायत का। इन कार्यों को ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य कहा जाता है। अब देखिए, ग्राम पंचायत के कार्य भी 2 तरीके के होते हैं। ये तो हो गए अनिवार्य कार्य, कुछ ऐच्छिक कार्य भी होते हैं। क्या, यदि पंचायत के पास जरूरी साधन और धन उपलब्ध हो तो वो अपनी तरफ से जो उनकी इच्छा है वो कार्य भी कर सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण हो गया, पशु नस्ल सुधार केंद्रों की स्थापना हो गया, क्रीड़ा स्थलों का निर्माण हो गया, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना हो गया, तो ये ऐच्छिक कार्य भी होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के 2 कार्य कौन से हैं, तो एक तो अनिवार्य कार्य उनके और दूसरे ऐच्छिक कार्य होते हैं, ठीक है। समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार भी पंचायतों को कुछ काम सौंपती है, और
साथ ही गांव वालों का भी कुछ कर्तव्य होता है कि वे आसपास में सफाई रखें, पेयजल को बर्बाद न करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। फिर बात आती है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है। पंचायत के कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक है, चाहे ये उसके आवश्यक कार्य हों या इच्छिक कार्य। अब वो कार्य कोई भी कर रहा है तो उसके लिए धन की जरूरत तो होगी ही। अगर धन नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सरकारी अनुदान, तो वहाँ एक तो देखिए, उन्हें सरकारी अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने पंचायतों को कर लगाने और उसकी उगाही करने की शक्ति भी प्रदान की है। ठीक है, उनका जो मेन खर्च है, मेन जो पैसा आता है पंचायतों तक, वो कहाँ से आता है? सरकारी अनुदान से आता है और कुछ थोड़ा बहुत कर से आता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की आय कहाँ से होती है देख लेते हैं। संपत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर कर लगा सकती है। बारात, घर और पंचायत की अन्य समितियों से किराया ले सकती है। दोषियों से एकत्रित दंड राशि, केंद्र और राज्यों से सरकारों से प्राप्त अनुदान हो गया। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है और किसी विशिष्ट या सर्वमान्य कार्य के लिए गाँव वालों द्वारा दी गई दान राशि जो होती है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोत जो हैं बताए गए हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा आता है पंचायत समिति, जो मध्यम स्तर का होता है। ये अभी हमने बिल्कुल निचला स्तर जो हमने पढ़ा था, जो बेस होता है, आधार जो था वो पढ़ा है। अभी हम जा रहे हैं जो मध्यम स्तर है उस पर, पंचायत समिति। देखिए, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर है। ठीक है, ये मध्य स्तर पूछा जा सकता है पंचायती राज व्यवस्था का। अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से जानते हैं पंचायत समिति को। पंचायत समिति ब्लॉक प्रखंड स्तर पर सभी पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है। पंचायत समिति की रचना निम्न सदस्यों से मिलकर होती है। तो पंचायत समिति जो है ये ब्लॉक स्तर पर होती है या प्रखंड स्तर पर होती है। तो देखिए किस किस से मिलकर बनती है। ब्लॉक प्रखंड के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम प्रधान, सरपंच, उस ब्लॉक के सांसद, विधानसभा विधायक और विधान परिषद के सदस्य है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है, ब्लॉक से चुने गए जिला परिषद सदस्य और उस ब्लॉक के कुछ अधिकारी। ठीक है, अब देखिए ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि पंचायत समिति किस स्तर पर बनाई जाती है, तो ब्लॉक और प्रखंड स्तर पर बनाई जाती है। प्रत्येक ब्लॉक के अंतर्गत जो है बहुत सारी कुछ मतलब कई पंचायतें आती हैं। ठीक है, पंचायत समिति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से कोई भी पूछ सकता है आपसे कि आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति को किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद के नाम से जानते हैं इसे, असम में आंचलिक पंचायत के नाम से जाना जाता है, गुजरात में तालुका पंचायत, कर्नाटक में मंडल पंचायत, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत और तमिलनाडु में पंचायत यूनियन काउंसिल, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति, लेकिन इसका जो सबसे लोकप्रिय नाम है वो पंचायत समिति ही है। ओके, ठीक है, चलिए वही कार्यकाल की अगर बात करें तो 5 वर्ष का ही होता है सारे राज्यों में ही। ऐसा नहीं है कि किसी और राज्य में इसका 6 वर्ष हो, 7 वर्ष हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो 5 वर्ष ही होता है। ओके, अपनी पहली बैठक में ही पंचायत समिति के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्षों के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरीके से अध्यक्ष के कुछ पद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षित है। अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है पंचायत समिति के समान ही 5 वर्ष का होता है। ओके, देखिए पंचायत समिति के सदस्य 2/3 मतों से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को पद से हटा भी सकते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को कितने मतों से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, तो 2/3 मतों से। पंचायत समिति सामान्यतः वर्ष में 6 बैठक करती है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कितनी जो है बैठकें होती है एक साल में, तो 6 बैठकें होती हैं। इसकी 2 बैठकों के बीच 2 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 महीने के अंदर जो है दूसरी मतलब बैठक हो जानी चाहिए। पंचायत समिति की बैठक भी 2 तरीके की होती है, एक सामान्य बैठक और दूसरी विशिष्ट बैठक की जो तिथि है ये अध्यक्ष द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तय होती है। अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष तय करेगा तिथि कि कब जो है बैठक होगी, अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष तय करता है। ठीक, ब्लॉक स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकार जो होता है ब्लॉक विकास अधिकारी यानी कि BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है ये ब्लॉक स्तर पर काम करता है। जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? BDO होता है यहाँ से। ठीक है, BDO ये ब्लॉक स्तर पर होता है, या सॉरी के लिए पंचायत समिति। चलिए अब बात करते हैं पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति भी कई कार्य करते हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, जैसे कृषि भूमि को बेहतर बनाना, जल आच्छादित क्षेत्र का विकास, सामाजिक और फार्म वनीकरण, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा पंचायत समिति ऐसे कार्यक्रम और योजनाओं को भी कार्यान्वित करती है जिसके लिए इसे केंद्र या राज्य सरकार से धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ उत्तरदायी दिए गए हैं, जैसे गांव में पेयजल की व्यवस्था करना, गांव की सड़कों का विकास और मरम्मत, बाजारों के नियम और नियंत्रण की व्यवस्था, तो ये कुछ इसके काम हैं।
अब बात आती है आय कहाँ से आती है इसकी, तो सरकारी अनुदान तो है ही, राज्य सरकार से जो आता है। इसके अलावा कुछ कर भी लगा सकती है, ठीक है। इसके अलावा यह कुछ भी कर तथा भू राजस्व का भी एक निश्चित प्रतिशत जो है पंचायत समिति को ही प्राप्त होता है, ठीक। चलिए अब बात आती है जिला परिषद की। तो जिला परिषद जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष की संस्था है और यह जिला स्तर पर स्थित है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कुछ सदस्य इसके प्रत्यक्ष चुने जाते हैं और पंचायत समिति का अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके पदेन सदस्य होते हैं जिला परिषद की। जिले के सांसद और विधायक भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जिला परिषद में भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और जाति अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। कार्य दिए गए हैं, देखिए ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना, जिले के विकास कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और उन्हें लागू करना, उन्नत बीजों की आपूर्ति, खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी देना, ठीक है। गाँव में विद्यालय खोलना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, अस्पतालों की स्थापना करना, अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना, आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम चलाना, ये कुछ इनके काम जो है दिए गए हैं। सड़कों और स्कूलों का निर्माण, सार्वजनिक संपत्तियों की देखभाल करना, ये सारे जो है किसके काम है, जिला परिषद के काम है। अब बात आती है कि आय कहाँ से आती है। देखिए जिला परिषद द्वारा लगाए गए जो कर हैं, लाइसेंस, फीस तथा बाजार शुल्क हो गया, उगाए गए भू राजस्व में जिला परिषद का हिस्सा होता है। जिला परिषद की विभिन्न संपत्तियों से प्राप्त आय होगी। राज्य तथा केंद्रीय सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा आवंटित की गई राशि जो होती है वो जिला परिषद की आय के स्रोत होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है शहरी स्थानीय सरकार की। तो देखिए शहरी स्थानीय जो होती है 3 प्रकार की होती है। बड़े शहरों में जो काम होता है, मतलब जो काम करती है वो होती है नगर निगम। छोटी आबादी के लिए नगर परिषद होती है और जो संक्रमणकालीन क्षेत्र हैं या अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत होती है। सबसे बड़े शहरों के लिए नगर निगम, फिर छोटी आबादी के लिए नगर परिषद और सबसे नीचे आ जाती है नगर पंचायत, ओके। परंतु पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकायों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहाँ पंचायती राज संरचनाएं एक दूसरे से बारीकी से जुड़ी हुई है वहीं पर जो शहरी स्थानीय निकाय एक दूसरे से स्वतंत्र। अभी हमने ऊपर देखा जो तीनों हमने पढ़ी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन ये तीनों जो होती हैं ये अलग अलग काम करती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। देखिए एक बड़े शहर में नगर निगम हो सकता है, छोटे शहर में नगर परिषद हो सकता है और छोटे कस्बे में नगर पंचायत होती है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। देखिए आगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1688 में पहली बार स्थानीय निकाय जो थे अस्तित्व में आया जब मद्रास में नगर निगम की स्थापना जो थी की गई थी। बाद में इसी तरह की निकायों की स्थापना कलकत्ता और बंबई में भी की गई। उस समय इन संस्थाओं का कार्य स्वच्छता के मामलों में सहायता करना और महामारियों की रोकथाम के लिए कार्य करना था, ठीक है। इन स्थानीय निकायों के जलापूर्ति तथा जल निकासी के प्रबंध जैसे कुछ कार्य भी थे, परंतु इन संस्थाओं का पर्याप्त वित्तीय तथा आधिकारिक शक्तियां जो थी नहीं दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद से 4 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय जो हैं कार्य कर रहे हैं। 4 तरीके की, कौन कौन सी? नगर निगम होगी, नगर पालिका होगी, टाउन एरिया समिति होगी, अभिसूचित क्षेत्र समितियां होगी। 1992 में फिर क्या कर दिया गया, 74वां संविधान संशोधन आया और शहरी स्थानीय व्यवस्था में परिवर्तन करके फिर से 3 तरीके के शहरी स्थानीय निकाय जो थे कार्य कर रही हैं। अब तक स्वतंत्रता के बाद 4 हो गए थे, लेकिन संशोधन के बाद अगेन जो था 3 शहरी स्थानीय निकाय जो बना दिए गए। बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे में नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायत, ठीक है। यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन दिया गया है। 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और कार्य में कुछ परिवर्तन किए गए। देख लीजिए क्या क्या थे। प्रत्येक राज्य में शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया, यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नागरिक मामलों में जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का जो था गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित व निष्पक्ष चुनाव। अधिक से अधिक 6 माह के लिए नगर पालिका सरकारों के अतिक्रमण का प्रावधान। आरक्षण के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए नगर पालिका सरकारों में उचित प्रतिनिधित्व तय किया गया, ओके। और इसी के द्वारा जो थे कानून बनाकर नगर पालिका और वार्ड समितियों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई, कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए। प्रत्येक 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन जो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता था और उनके वित्तीय स्थिति को सुधारे जाने की आवश्यकता के लिए सिफारिश भी देता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई, ओके। तो अब हम वो 3 स्तर पढ़ रहे हैं फिर से जो शहरी स्थानीय शासन पे काम करते हैं। सबसे पहले आती है नगर निगम की बात। तो नगर निगम जो होता है ये बड़े शहरों में काम करता है। देखिए
राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के तहत बड़े शहरों में नगर निगमों की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़े शहरों में मतलब क्या होता है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, नगर पंचायत होती है, तो नगर निगम होता है। नगर निगम के जो पार्षद होते हैं ये भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और चुने हुए पार्षदों में से ही प्रतिवर्ष किसी एक को मेयर चुना जाता है। यानी कि नगर निगम का जो मेन होता है उसको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। मेयर जो होता है शहर का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। शहर का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है, मेयर माना जाता है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम 1.3 सीटें जो थी आरक्षित की गई। ठीक है, वही है, इसमें भी 1/3 सीटें जो है आरक्षित हैं। नगर निगम के विघटन होने पर 6 माह के अंदर ही जो है चुनाव कराए जाते हैं। नगर निगम आयुक्त का पद भी सृजित किया जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। नगर निगम आयुक्त का पद को कौन चुनता है, राज्य सरकार, तथा वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। केंद्र शासित क्षेत्र जैसे कि दिल्ली, यानी कि अगर हम राज्य की बात करें तो वहाँ पर नगर निगम आयुक्त को चुनने का काम राज्य सरकार का होता है, और लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ओके, चलिए कार्य दिए गए हैं। इसके कार्य वही स्वच्छता और स्वास्थ्य, शहर की सफाई करना, कूड़ा करकट का निपटान, अस्पतालों श्रद्धालुओं का रख रखाव, टीकाकरण को बढ़ावा देना, ये इनके काम होते हैं। बिजली जलापूर्ति, सड़क गलियों में जो है लाइट की सही व्यवस्था हो, इनको जांचना इनका काम होता है। शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना हो, मध्याह्न भोजन योजना हो या बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं हो, इन्हें देखने का काम भी किसका होता है, नगर निगम का होता है। सार्वजनिक कार्य, इनको विविध कार्य जो है इसके दिए गए हैं। जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, शमशान भूमि, कब्रिस्तान, रैन बसेरा के लिए प्रावधान, ये सब किसके अंडर आते हैं, नगर निगम के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे मेयर के कुछ काम दिए गए हैं। देखिए, मेयर जो होता है ये नगर निगम के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, जिसके कुछ कार्य देखिए। निगम के बैठकों की अध्यक्षता करना और बैठक में शिष्टता और अनुशासन बनाए रखना इसका काम होता है। पार्षद और राज्य सरकार के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करना किसका काम है, मेयर का काम है। और शहर में अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो उसकी अगुवाई करना भी किसका काम है, नगर निगम का जो पहला व्यक्ति माना जाता है, प्रथम व्यक्ति मेयर, उसका वो अगुवाई करता है। ठीक है, फिर कुछ आय के स्रोत भी होंगे इनके। जिस तरीके से पंचायती राज में धन की आवश्यकता होती है ऑब्वियस है नगर निगम में भी होगी। तो करों से जो आय मिलती है विभिन्न मदों पर कर लगा सकता है। देखिए अब नगर निगम किस किस पर कर लगा सकता है ये पता होना चाहिए। हाउस टैक्स है, मनोरंजन कर है, होर्डिंग और विज्ञापनों पर कर है, पंजीकरण शुल्क है, इमारतों के निर्माण है, इन पर कर लगाने का जो हक है, अधिकार है, वो किसको दिया गया है, नगर निगम को दिया गया है। इसके अलावा अन्य शुल्क भी हैं, देख लीजिए, जलापूर्ति शुल्क, बिजली शुल्क, सीवर शुल्क, मतलब इन पर भी जो है टैक्स लगता है। टोल टैक्स हो गया, चुंगी शुल्क हो गया, ये भी सब किसके अंडर आता है, नगर निगम के ही अंडर आता है। ओके, अनुदान, राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा विकास से संबंधित अनेक योजना और विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। किराए से जो आय प्राप्त होती है, दुकान हो गई, खोखे हो गए, मेले, शादी, इनसे जो भी मिलता है वो भी इसके अंडर आता है। ओके, फिर मध्यम स्तर पे आते हैं हम, नगर परिषद। तो जो कम जनसंख्या वाले शहर होते हैं वहाँ पर नगर परिषद होती है, जो स्थानीय शहर उसकी समस्या और विकासात्मक कार्यों को देखती है। प्रत्येक 74वें संविधान संशोधन के उपरांत प्रत्येक शहर के लिए नगर पालिकाओं की रचना करना आवश्यक है। देखिए, प्रत्येक नगर परिषद के लिए पार्षदों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए व्यक्ति पार्षद के रूप में चुने जा सकते हैं। अगर किसी कारण से अगर नगर परिषद का जो है अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले ही विघटन हो जाता है तो उस तारीख के 6 माह के अंतर्गत फिर से जो है दोबारा पुनः जो है चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और चुने हुए सदस्य अपने में से किसी एक को नगर परिषद का अध्यक्ष जो है चुनते हैं, और अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक चुने हुए सदस्यों का बहुमत उसके पास है। प्रत्येक नगर परिषद में क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। नगर परिषद में क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है, ये चीज़ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है नगर परिषद के कार्य, वही स्वास्थ्य और स्वच्छता, बिजली और जलापूर्ति, शिक्षा, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड, सार्वजनिक कार्य करना। ठीक है, क्योंकि वो बड़े शहरों में है लेकिन काम वही कर रहा है जो नगर परिषद कर रही है, बट ये छोटे शहरों में होती है। ठीक है, आय के स्रोत देख लीजिए, कर लगाना, संपत्ति कर, वाहन कर, मनोरंजन कर, अनुदान, जुर्माने, इसी से यही आय के स्रोत हैं। फिर नगर पंचायतों की बात करें तो 30,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी केंद्रों में नगर पंचायतें होती हैं। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पूर्व टाउन एरिया समिति जो 5,000 से 20,000 तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायतों के रूप में भी जो है नामित की गई हैं। ठीक है, 20,000।
इसमें एक अध्यक्ष तथा वार्ड सदस्य होते हैं, कम से कम 10 चुने हुए वार्ड के सदस्य और 3 नामित सदस्य होते हैं। अन्य नगर निकाय की तरह नगर पंचायत भी इनके लिए उत्तरदायी होती है। कूड़ा करकट का निपटान, पेयजल की आपूर्ति, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, ये इनके काम होते हैं। ओके, पढ़ लीजिएगा, सेम सेम ही होती हैं सबके, बस वो लेवल अलग हो जाता है कि कौन सा किस पर काम कर रहा है। चलिए अब जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रत्येक जिले में एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्थानीय निकायों के कार्यों में योगदान नहीं करता, बल्कि यह प्रशासनिक और विकासात्मक कार्य भी करता है। जिला प्रशासन, प्रत्येक जिले में अनुमंडल तथा ब्लॉक अथवा तालुका होते हैं और जिला प्रशासन की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी जो है नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानते हैं। पदाधिकारी कौन कौन से हैं? देखिए, जिला स्तर पर जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला वन अधिकारी आदि। ये सभी अधिकारी जिले में अपने विभाग के प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिलाधीश की। तो देखिए, जिला प्रशासन का प्रभार जो होता है ये किसके हाथ में होता है? जिलाधीश के हाथों में होता है। यह पद संभालता डिप्टी कमिश्नर या उपायुक्त के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिलाधीश को किस नाम से जाना जाता है? डिप्टी कमिश्नर या उपायुक्त के नाम से इसको जाना जाता है। और ये आता है जो IAS है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसके अंतर्गत आता है। जिला प्रशासन राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखिए, जिला प्रशासन का प्रभार जिलाधीश के हाथों में, और जिलाधीश को क्या कहा जाता है? डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, DC। आज़ादी के बाद विशेष रूप से जिला प्रशासन न केवल राजस्व या करों के संग्रह और कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए, बल्कि जिले के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो जिलाधीश को जो है राज्य सरकार की बहुत सारी शक्तियां जो हैं प्राप्त कार्य, मतलब बहुत सारी कार्य जो है सौंपे गए। कुछ कार्य दिए गए हैं कि जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का काम किसका है? DC का है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का काम भी इसी का है, जिलाधीश का। ओके, आपातकाल और आपदाओं के दौरान पर्याप्त और उपयुक्त कदम उठाना, भू राजस्व और अन्य करों को एकत्रित करना, जन शिकायतों की सुनाई, उनका समाधान करना, ये कुछ इसके काम दिए गए हैं इसमें। ठीक है, फिर बात आती है अनुमंडल अधिकारी की। तो बेहतर प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले को छोटी इकाइयों, जिसे अनुमंडल कहते हैं, में विभाजित किया गया है। हालांकि जिले के अनुमंडल जिला मजिस्ट्रेट के तहत है, परंतु एक अधिकारी जिसे अनुमंडल अधिकारी यानी कि SDO कहा जाता है, इस इकाई का प्रभारी होता है SDO। अनुमंडल अधिकारी वहाँ प्रशासन के क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ये भी IAS के अंतर्गत आते हैं, अनुमंडल अधिकारी भी। और यह राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत है। वह भूमि रिकॉर्ड रखता है और भू राजस्व एकत्रित करता है। नहीं, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है अनुमंडल अधिकारी जो है SDO, उसके कुछ काम दिए गए। भूमि का रिकॉर्ड रखना, भू राजस्व एकत्रित करता है, बंदूक और पिस्तौल जैसे हथियारों की लाइसेंस जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है कौन? SDO। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र जो बनाता है, वो सब काम किसका है? अनुमंडल अधिकारी यानी कि SDO का होता है। ठीक, फिर आता है BDO, ब्लॉक खंड विकास अधिकारी, सबसे निचले स्तर की प्रशासन की इकाई है। ब्लॉक का प्रभारी प्रखंड विकास अधिकारी कहा जाता है, यानी कि ब्लॉक का जो प्रभारी होता है उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO कहा जाता है। और ये राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत आता है और ब्लॉक की विभिन्न गतिविधियों का देखभाल करता है। ठीक, प्रखंड विकास अधिकारी पंचायती राज के मध्य टियर के साथ जुड़ा हुआ और वह पंचायत समिति के पदेन सचिव के रूप में बैठकों का रिकॉर्ड रखता है, बजट तैयार करता है और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय भी कौन करता है? BDO करता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस कालखंड में सभा और समिति का वर्णन जो है मिलता है? सभा और समिति, तो सभा और समिति हमने बिल्कुल फर्स्ट लाइन यही पढ़ी थी। मैंने आपको बोला भी था कि पूछा जा सकता है, तो ये वैदिक काल में मिलता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो वैदिक काल में जो बच्चे PDF लेंगे उनको इनके जो आंसर होंगे क्वेश्चन 10 के बाद, उनको आंसर जो है नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ समझ न आए तो। ओके, रामायण में कितने प्रकार के गांव का उल्लेख मिलता है? तो 2 प्रकार के गांव, घोष और ग्राम। ठीक है, फर्स्ट है घोष, घ ओ श, घोष, और दूसरा है ग्राम।
ठीक है। अगला है मनुस्मृति के अनुसार गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था? मनुस्मृति के मतलब अनुसार गांव के अधिकारी को कहा जाता था ग्रामीक। क्या कहा जाता था? ग्रामीक। किस अंग्रेज वायसराय के समय भारत के सभी गांवों तक कानूनी रूप से स्थानीय सुशासन का आविष्कार किया गया था? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है सही हो जाएगा। भारत में ग्रामीण संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कब की गई थी? तो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसके तहत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। स्थानीय स्वशासन के इतिहास में अंधकार युग कब से कब तक जाना जाता है? तो 1939 से लेकर 46 तक का जो काल है उसको अंधकार युग माना जाता है स्थानीय स्वशासन में। यह कथन किसका है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट जो थी ये दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। अगला देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को जो थी भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किस समिति की ने अपनी सिफारिश में पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है किए गए हैं? पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 243 में, अनुच्छेद 243 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से संविधान जो है संशोधन किए गए हैं? तो 2 संशोधन किए गए थे। एक था 73वां और दूसरा था 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 2 ही किए गए थे। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो स्थानीय शासन को 2 भागों में विभक्त किया गया है। वो 2 भाग कौन से? एक नगरीय है और दूसरा ग्रामीण है, यानी कि शहरी और ग्रामीण में। ठीक है, पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस भाषा से शब्द से हुई? अब देखिए ये पूछा जा सकता है कि पंचायत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा के शब्द से, और वो शब्द क्या है? पंचायतन। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, पंचायतन। पंचायतन शब्द ये संस्कृत का शब्द है, इससे पंचायत शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला है, भारत में नगर निगम की सर्वप्रथम स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो नगर निगम की सबसे पहले स्थापना 1687 में मद्रास में हुई थी, मद्रास नगर निगम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत पूछा है तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो थी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो ये हम पढ़ चुके हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का परीक्षण हेतु ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी बनाई गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति के गठन का कारण क्या था? तो अभी बताया मैंने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने और राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो था किया गया था। ठीक है, तो आगे है, सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा दल के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो था किया गया था। क्या पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचा बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुतियों का परिणाम है? तो बिल्कुल हाँ हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति जिसे कहते हैं उसी को माना गया है। क्षेत्र पंचायत को पंचायत समिति कह लीजिए। आगे है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। और नागौर किस जिले में है? किस राज्य में है? तो राजस्थान में है नागौर जिला। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में बताना है। तो ऋग्वैदिक काल में ग्रामिक कहा जाता था।
क्रमिक। ठीक है। रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया था? रॉयल कमीशन का गठन किया गया था 1901 में। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था संविधान के किस भाग में मिलती है? तो भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1956 में और 57 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी पेश कर दी थी। संविधान संशोधन 73वां किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण पंचायतों से है, ग्रामीण पंचायत। ठीक है। अगला क्या उत्तराखंड में पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है? तो बिल्कुल पाई जाती है, हाँ। ग्राम पंचायत का चुनाव उसका कार्यकाल समाप्त होने के कितने दिनों के भीतर बाध्यकारी रूप से आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर, 6 महीने, 6 मंथ हो जाएगा राइट आंसर। ग्राम निधि से पैसों का आहरण एवं वितरण कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है। ग्राम प्रधान और सचिव दोनों ही। पंचायत व्यवस्था की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है सबसे निचली इकाई, ग्राम पंचायत। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन गणतंत्र राज्यों में प्रशासन की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती थी? प्रशासन की वास्तविक शक्ति बौद्धकालीन में सभा में निहित होती थी, सभा। स्वतंत्रता से पहले सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा पंचायतों को प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया था? तो 1919 ईस्वी में सौंपा गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, जो कि एक द्विस्तरीय का उन्होंने सुझाव दिया था। पंचायत व्यवस्था के संबंध में उत्तराखंड संशोधन अधिनियम संख्या 8 किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। चलिए आगे देखिए। क्षेत्र पंचायत भी जो है वहीं पर काम करती है, तो ये बेशक आप रहने दीजिए। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 की जनसंख्या पर क्षेत्र पंचायत के लिए कितने सदस्यों के चुने जाने की? ओके, क्षेत्र पंचायत का आप क्वेश्चन रहने ही दीजिए, ये भी रहने दीजिए। ठीक है। चलिए अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो पंचायती व्यवस्था के मध्य स्तरीय संरचना को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। तो ये ऊपर जो बात हो रही थी क्षेत्र पंचायत, उत्तराखंड में से क्षेत्र पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस नाम से जानती? तो क्षेत्र पंचायत, तो पंचायत समिति हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में गाँव का सबसे बड़ा अधिकारी सहस्पति के अधीन कितने गाँव जो थे होते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 1000 गांव। ठीक है। स्वायत्त शासन की संस्थाएं स्थापित करने हेतु लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्ताव किस सन में पारित किया गया था? तो 1882 में पारित किया गया था। आगे है, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1992 लागू किया गया था। तो हाँ, 1992 में लागू किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत को कानूनी रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय किस अधिनियम को दिया जाता है? तो ये है पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश जो थी ये अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है। क्या जिले के सभी क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं? तो ये भी क्षेत्र पंचायत का उसी से रिलेटेड है। तो हाँ, इसमें भी होते हैं सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। राज्य सरकार की ओर से उनके निर्देश जिला पंचायत को कौन देता है? तो जिलाधिकारी, जिलाधिकारी। ठीक है। आगे देखिए, जिला पंचायत के अधिकार और दायित्वों का निर्धारण करने के लिए किस निधि की स्थापना की गई है? तो जिला निधि की। ठीक। चलिए अगला देखिए। 73वें संविधान संशोधन का संबंध जो है ये किससे है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था से है, ग्रामीण से है। किस संविधान संशोधन ने पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वें संविधान में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 33 है, 1/3। हरियाणा में 50 है। 1919 के किस सुधार के तहत एक अधिनियम पारित करके पंचायतों को फिर से स्थापित करने का प्रांतीय प्रशासन पर छोड़ दिया गया? तो मोंटेस्क्यू जो जेम्स फोर्ड सुधार था उसके अंतर्गत। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में बलवंत राय समिति का गठन
1956 में। त्रिस्तरीय बलवंतराय मेहता समिति, जहाँ पंचायती राज की स्थापना की गई थी तो राजस्थान था। और राजस्थान के किस जिले में 2 अक्टूबर 1958 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी तो नागौर था। 2 स्तरीय की अशोक मेहता ने की थी। जीवी राव समिति इंपॉर्टेंट है, ये कब गठित हुई थी जीवी राव, तो 1985 में गठित हुई थी। और किस समिति ने गांव के समूह बनाकर न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी तो वो थी सिंघवी समिति। ठीक है, कौन सी समिति थी? सिंघवी समिति। ठीक, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का सुदृढ़ वित्तीय आधार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लागू की गई संवैधानिक बाध्यता है? तो सुदृढ़ वित्तीय का आधार पूछा है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 फर्स्ट के द्वारा। स्थानीय वित्त जांच समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1951 में। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम कोष होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत कोष निधि कहा जाता है। सामान्यतः किसी भी बजट के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो 2 होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक नेतृत्व किसका होता है? राज्य स्तर पर तो किसका होता है? पंचायती राज विभाग के मंत्री का। पंचायती राज व्यवस्था में निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष का कार्य कौन देखते हैं? एक मिनट, ये क्वेश्चन रहने दीजिए, गलत है। ठीक है, ये रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। स्थानीय निकायों से संबंधित कानूनों में शासन का कौन अंग कभी भी कोई संशोधन या परिवर्तन कर सकता है, इन्हें समाप्त कर सकता है? तो व्यवस्थापिका। ठीक है, व्यवस्थापिका। स्थानीय निकायों को निलंबन एवं भंग करने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। एक निश्चित वर्ष के अनुमानित आय व्यय के विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। और ग्राम प्रधान या मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय शासन का आरंभ जो है ये कब से माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश का स्थानीय शासन का आरंभ ब्रिटिश काल में 1687 से माना जाता है। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 1992 में प्राप्त हुआ था, जब 73वां संशोधन हुआ। नगरीय विकास मंत्रालय की स्थापना जो थी 1985 में हुई थी। और किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की बात जो थी की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन में 3 प्रकार के नगरीय निकायों के गठन की व्यवस्था की गई। तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। नगर पालिकाओं के निर्वाचन के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप में किस अनुच्छेद द्वारा रोक लगाई गई है? तो अनुच्छेद 243 के द्वारा, 243 आर्टिकल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, नगरीय स्थानीय निकायों के आय का जो प्रमुख स्रोत है वो बताना है कि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। तो नगरीय स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सी संस्था सुझाव देती है? तो राज्य वित्त आयोग जो है सुझाव देती है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, चलिए अगला है, नगर निकायों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आय का स्रोत जो नहीं है वो है चंदे की धनराशि, अगर कभी ऑप्शन में आए तो। किस संविधान संशोधन के तहत नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा है? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा। कितनी जनसंख्या पर नगर निगम का गठन होता है? तो 1 लाख। और कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायतों का गठन होता है? तो 50,000। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में सबसे पहले किस निगम की स्थापना किस नगर में और कब जो थी की गई थी?
तो मद्रास में की गई थी। कब की गई थी? 1687 में की गई थी। क्या लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव के आधार पर ही जनप्रतिनिधि स्थानीय कार्यों की जिम्मेदारी को स्वयं ग्रहण करे की धारणा का विकास हुआ है? तो हाँ, ट्रू है बिल्कुल। नगरीय स्वायत्त शासन के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया था? तो राजीव गांधी के शासनकाल में। 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ था। क्या नगर निगम सर्वोच्च नगरीय निकाय है? तो बिल्कुल ट्रू है, हाँ। नगर निगम के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो परिषद है, परिषद होती है, महापौर है, समिति है और नगर आयुक्त है। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। तो महापौर या मेयर। आय का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम काल में, मध्यकाल में, यानी कि नगर प्रशासन के अधिकारी को क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम 1842 ईस्वी में किस राज्य के लिए पारित हुआ था? तो सिर्फ बंगाल के लिए पारित हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम कब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 20,000। नगर पालिका का विधायी अंग किसे कहा जाता है? तो नगर परिषद को कहा जाता है। और नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी होता है नगर पालिका आयुक्त। ठीक है, मतलब कार्यकारी आयुक्त कह लीजिए। नगर पालिका के कार्यों को कितने भागों में बांट सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य और ऐच्छिक। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य। ठीक, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मानव प्रकृति से आत्म केंद्रित होता है? क्या मानव प्रकृति से आत्म केंद्रित होता है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हाँ। ठीक है, हाँ जो है सही हो जाएगा। संघात्मक शासन में भी शक्तियों का विभाजन जो है ये कितने स्तरों पर होता है? तो 2 स्तरों पर होता है। स्थानीय शासन में शक्तियों का विभाजन किस शासन के अनुरूप होता है? तो प्रजातंत्र। स्थानीय शासन के संघात्मक रूप में नगरीय शासन की शक्तियां किस में निहित होती है? तो लघु और मुख्य प्रशासनिक इकाइयों में। स्थानीय शासन की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्थानीयता के सिद्धांत पर आधारित है। मुंबई नगर निगम के प्रशासन को कितने क्षेत्रों में विभाजित कर प्रशासकीय विकेंद्रीकरण किया गया? तो 17 क्षेत्रों में विभाजित करके। और कलकत्ता नगर शासन का विकेंद्रीकरण जो था ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम 1951 के द्वारा। मद्रास में राजनीतिक व प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए मद्रास नगर पालिका अधिनियम 1919 को कब संशोधित किया गया? 1961 में संशोधित किया गया। दिल्ली में 1957 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना के पहले कितनी नगर पालिकाएं कार्यरत थी? तो 8 नगर पालिकाएं थी। नगर शासन के क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है? सहायक नगरपाल कहलाता है। सहायक नगरपाल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, शासक का कौन सा अंग नगरीय निकायों से संबंधित कानूनों में कोई भी संशोधन या परिवर्तन कर सकता है? तो व्यवस्थापिका। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा। एक निश्चित वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय के विवरण को बजट कहा जाता है। नगरीय संस्थाओं को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 18 विषय पर। नगर पालिका परिषद का कार्यालय कितना है? तो 5 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? नगरीय प्रणाली को तो 74वें द्वारा। किसे प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है? तो वित्त आयोग को। ठीक है, वित्त आयोग को। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है राज्य वित्त आयोग का। भारत में नगरीय निकाय की शुरुआत जो थी 1688 में मद्रास में शुरू की गई। 12वीं अनुसूची में कितने विषय और जिन नगर पालिकाओं की विधि बनाने की शक्ति प्रदान है? तो 18 विषय हैं 243 बी में। ठीक है,
अगला देखिए, नगर पालिकाओं की बाध्यकारी स्थापना के वही 74वां संविधान हो जाएगा। बड़े नगर क्षेत्र के लिए कौन सा नगर निकाय स्थापित किया गया है? तो नगर निगम होता है बड़े के लिए। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दिल्ली में नगर निगम की स्थापना 1958 में की गई थी। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कौन होता है? मेयर, जिसे आप महापौर भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संविधान के किस अनुच्छेद के में जो है स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो कि गांव में रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68.84%। पंचायतों के संबंध में संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई है? तो 11वीं अनुसूची। पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? 29 विषयों पर। शहरी स्वशासन से संबंधित संशोधन 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए थे। अब देखते हैं हम हरियाणा में जिला परिषद की स्थापना और रचना। देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में हुआ था पारित। इसकी धारा 117 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा जिला परिषद की स्थापना जो है कर सकती है। जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में नगर पालिका और छावनी बोर्ड जो है नहीं आते। सरकार यदि चाहे तो जिला परिषद की सलाह पर किसी पंचायत या खंड को जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित या निष्कासित जो है कर सकती है। रचना देखिए, प्रत्येक जिला परिषद में शामिल होंगे जिले के अधीन बनाए गए वार्डों में से प्रत्येक गए चुनाव सदस्य एक्स ऑफिस मेंबर के रूप में। ठीक है, लोकसभा के सदस्य जिनका चुनाव अपदीन सदस्य के रूप में, और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए आगे, जिला परिषद के सभी पदेन सदस्यों को जिला परिषद की बैठकों में मत देने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव और पदीय च्युतियों में भाग नहीं ले सकती हैं। जिला परिषद के प्रत्यक्ष चुने गए सदस्यों की जो संख्या है वो 10 से कम और 30 से अधिक नहीं हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार एक सदस्य 40,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। चुनाव के लिए जिले के सभी वार्डों का विभाजन समरूप विधि के अनुसार होगा। प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य चुना जाएगा। अम्बाड़ा जिले के मोरनी खंड और यमुनानगर के संडोरा खंड के लिए निर्वाचित एक सदस्य को चुनने के लिए वास्तविक जनसंख्या जो हो सकती है वो 40,000 से कम हो सकती है। ठीक है, कुछ आरक्षण की व्यवस्था भी इसमें की गई है, जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है। महिलाओं के लिए हरियाणा में अब 50% है, 33% की जगह, तो याद रखिए। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है, अध्यक्ष के पद का आरक्षण है, तो यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वही जो हमने ऊपर पढ़ा मेनली वही है हरियाणा में भी। ठीक, ओके, तो बस यही था इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये कुछ कार्य दिए गए हैं, पंचायत समितियों का निरीक्षण करना, परामर्श संबंधी कार्य, कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मिसलेनियस फंक्शन, आय के साधन दिए गए हैं। आगे राज्य की स्वीकृति से समय समय पर जिला परिषद द्वारा लगाए कर, गंदगी, गोबर, कूड़ा करकट बेचने से जो आय प्राप्त होती है, राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण, तो ये इनकी आय के स्रोत जो है होते हैं। लास्ट में देखिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो हमने मेन चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन सरकार का तृतीय स्तर है। पहला और दूसरा स्तर है केंद्रीय और राज्य सरकार। दो तरीके के स्थानीय स्वशासन निकाय होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और दूसरा होता है शहरी क्षेत्रों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है और नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत ये शहरों में होते हैं। ठीक है, हालांकि गांव पंचायत की व्यवस्था जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा हुई थी, लेकिन स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा 1992 में संसद द्वारा प्राप्त 73वें और 74 द्वारा संशोधन द्वारा जो था इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, इन संशोधनों ने हर राज्य सरकार के लिए स्थानीय निकायों को बनाए रखना, उनको जारी रखना जो था अनिवार्य कर दिया था। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने के अलावा ये अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी सीटें आरक्षित करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक 3 स्तरीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। यह संस्थाएं अपने क्षेत्र के लोगों के हित और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करती हैं। ये बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पीने का पानी, स्वच्छता, औषधालय, गलियां, सड़क बनाना, प्राथमिक स्कूल, वृद्ध आश्रम और क्षेत्र के अन्य आवश्यक काम जो हैं करती हैं। शहरी स्थानीय निकाय जैसे बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर परिषद और पूर्ववर्ती क्षेत्रों में नगर पंचायत को संवैधानिक संशोधन 1992 ने मजबूत बनाया। पंचायती राज संस्थानों की तरह इनमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें जो हैं की गई हैं।
ये स्थानीय निकाय लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं, आधारभूत संरचना का विकास, रखरखाव, विकासात्मक क्रियाकलाप और अपने अपने क्षेत्र के जनहित के लिए ये काम करते हैं। दोनों शहरी और ग्रामीण निकाय लोगों के निकटतम और सही मायनों में तृणमूलीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की हैसियत से कार्य करते हैं। वे लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं, पर उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे जातिवादी, भ्रष्टाचार, वित्तीय संसाधन की कमी और लोगों की उदासीनता आदि। जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला प्रशासन न सिर्फ अपने परंपरागत कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व वसूली का काम करता है, बल्कि महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य की जिम्मेदारी भी कौन उठाता है? जिलाधीश उठाता है। यह केंद्रीय और राज्य सरकार के विकासात्मक और कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक कार्यान्वयन उपकरण है। ठीक है, तो ये था स्थानीय स्वशासन, जितना हम पढ़ सकते थे हमने इसमें पढ़ा है। ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते थे मैंने आपको करा दिए हैं, जो पूछे जा सकते हैं प्राचीन वगैरह से भी। तो एक बार और रिवाइज मैं करा देती हूँ। देखिए, मैं जो है आपको जो बताऊंगी वो है, मतलब वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक जो है ग्राम पंचायत जो थी उनको किस किस नामों से जाना जाता था। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। तो शासन की इकाई वहाँ पर क्या थी? ग्राम थी, और उसके मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ठीक है, फिर आया बौद्ध काल। बौद्ध काल में जो थी शासन की इकाई क्या थी? ग्राम सभा थी, या सभा कह लीजिए, सिर्फ सभा थी, और उसके जो मुखिया होते थे उसको ग्राम योजक कहा जाता था। मुगल काल में जो थे गांव होते थे, और वहाँ पर जो मुखिया होता था उसको किस नाम से जानते थे? मुकद्दम या चौधरी। मौर्य शासन में ग्राम सभा ही होती थी, और ग्रामीक जो था उसका मुखिया था। ग्रामणी, ग्रामिक वैदिक काल में भी ग्रामिक ही था। ओके, तो ये मेन चीज़ें आप याद रखिए। फिर एक क्वेश्चन आता है, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन का पिता, तो लॉर्ड रिपन को जो है पिता कहा जाता है। ओके, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है 1687 में। मद्रास नगर निगम जो था उन्होंने बनवाया था, तो उसी के शासनकाल में। ओके, इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति। मेन क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए हैं। इससे के अलावा जो मैंने डेफिनेशन करवाई शुरू में कि स्टेटमेंट किस किस ने दी हैं वो कर लीजिए। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।